आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज जैसा कि सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 शाम को चांद पर लैंड करेगा और उससे देश का भविष्य तय होगा कि किस तरह के आगे की संभावनाएं खुलती हैं और किस तरह से क्या होता है। तो इन सब जानकारियों को बताने के लिए हमारे साथ बैठे हैं एक्सपर्ट दीपक शर्मा जी, जो कि साइंस में बहुत दिनों से लगातार काम कर रहे हैं और हजारों बच्चों को वैज्ञानिक बनाने का काम ये कर चुके हैं। दूसरे हमारे साथ बैठे हैं मेट सोवियत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर असिस्टेंट डीन, जो कि एक पूरा युवाओं के साथ कैरियर लेकर के हजारों बच्चों के साथ कैरियर को बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे बताएंगे कैसे युवाओं के लिए अपार संभावनाएं खुल रही हैं। अगस्त 2023 बुधवार शाम को 5 बजकर चंद्रयान 3 चंद्रमा सतह पर लैंड करेगा। वही आज का हमारा विषय है और आप जानते ही है कि हमारे देश के लिए हर और गर्व का विषय है। और जैसे हमारे देश के दीपक जी थोड़ा सा पीछे निगाह है संविधान का प्रति है और इस संविधान का जो यह अनुकरण है, इससे का पूर्वक है। हमारे देश की 140 करोड़ जनता इससे मंगल कामना कर रही है। आइए जुड़ते हैं इस महत्वपूर्ण विषय के साथ और तो श्री जनता मेहमानों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज जैसा कि बड़ा हर्ष का विषय है कि चंद्रयान 3 आज शाम को लैंड करेगा चांद पर और पताका फहराएगा पूरे वर्ल्ड में भारत की। तो मेरा सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे है कि जैसे चंद्रयान सफलतापूर्वक उतरेगा, प्रज्ञान रोवर सबसे पहला काम क्या करेगा चांद पर उतरते ही? दीपक जी। जैसे ही वो लैंड करेगा 6:04 के आसपास में लगभग में, उसी दौरान में जो महत्वपूर्ण काम है वो ये होगा कि सबसे पहले वो रोवर बाहर आएगा और बाहर आने के बाद आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसको मूल्यांकित करेगा, उसके आसपास को रीड करेगा और रीड करने के बाद वो डाटा ऊपर भेजेगा। प्लस फिर उसके बाद मूवमेंट के बाद आसपास के इलाके को देखेगा और फिर वो मूवमेंट करके फिर वो अपने काम पे शुरू हो जाएगा, मिट्टी को जांचना और ये सब काम पे लग जाएगा। अच्छा, रेडियम का क्योंकि जो क्या है उसके साथ। अच्छा, जैसे बताते हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और मान लीजिए 3 पैर तो समतल पे आ रहे हैं और चौथी जो है गड्ढे की तरफ जा रही है, तो कैसे इसको फोटो से कैसे इसको कवर अप करेंगे? ये इसीलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो ना लैंड करेगा, तो ये जो गड्ढे इतने ज्यादा भी नहीं है कि इतने ज्यादा गड्ढे होंगे कि गड्ढे में घुस जाएगा पैर। जहां पर कोशिश है कि गड्ढों के बीच में कहीं ना कहीं प्लेन इलाका भी होगा, और अगर गड्ढे में वो चला गया तब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि प्लेन जगह पर उतारा जाए और इसको बिल्कुल एक तरीके से ये समझ लिए हेलीकॉप्टर की तरह से जाएगा। ये जहां मन करेगा वहां रुकेगा, जहां मन करेगा दाएं जाएगा बाएं जाएगा। बिल्कुल बूस्टर उसमें मदद करेंगे उसकी पूरी की पूरी। और अगर यदि लगा कि वातावरण बिल्कुल फेवरेबल नहीं है उतरने के, तो वो आपस में चला जाएगा। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा सवाल हमारे दर्शकों के मन में आता है कि चंद्रमा आखिर चंद्रमा पहले बना कैसे है और पृथ्वी का उससे क्या संबंध है? ये करीब 471 लगभग कितना समथिंग करोड़ वर्ष हो गए पृथ्वी को। और पृथ्वी पर एक करीब उसके जब ये पृथ्वी बनी थी तो इतने करोड़ों वर्ष पहले 6 से 17 करोड़ वर्ष बाद, आप अंदाजा लगाइए, 471 करोड़ की मान के चल रहे हैं और 6 से 17 करोड़ वर्ष बाद जो है थियो नाम का एक वो था प्लेनेट था जो पृथ्वी से टकराया था और जिसकी वजह से वो चंद्रमा बना था। वो तो निकल गया टकरा के, लेकिन उसके बाद में चंद्रमा यहाँ हमें गिफ्ट में दे गया, पृथ्वी का एक हिस्सा अंश उधर चला गया, अलग हो गया। प्रोफेसर जय आनंद जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति। जी, प्रोफेसर जय आनंद जी,
जैसे चंद्रयान 3 को लेकर के अभी फिल्म स्टार प्रकाश राज का बड़ा बेतुका बयान आया है, उस पर कई राजनीतिक विपक्षी और पक्षी दोनों दलों ने उनकी आलोचना की है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या चंद्रयान 3 को लेकर भी कुछ इस तरह के जनता के मन में कुछ ऐसा रहता है कि भाई नेगेटिविटी रहती है? क्या कहेंगे आप? नहीं, अब जो है मैं सुन पा रहा हूँ जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चंद्रयान 3 जो है वो बड़ा रिसेंट टेक्नोलॉजी के साथ में गया हुआ है, जैसा उन्होंने हमारे दूसरे वक्ता ने कहा जी। और अब जो है वो समय चला गया जबकि हम चांद को लेकर के बड़ा ही सुपरस्टिशियस हुआ करते थे जी। अब सोसाइटी बहुत डेवलप कर गई है, उन्हें पता है क्या कि यह यात्रा बहुत ही एक उद्देश्य के साथ की जाती है। वहां की मिनरोलॉजिकल एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है आज के सोसाइटी के लिए, अब सोसाइटी जानती है इस बात को। चांद को जानना उतना ही जरूरी है जितना आपको अपने सरफेस को, क्रिस्टल जो हम एनालिसिस करते हैं अर्थ की, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम अपने रिसोर्सेज को लेकर के बड़ी चिंतित रहते हैं क्योंकि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं और एवरी टाइम मतलब हम जो है उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं एंड उसकी नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी तो तलाश करनी पड़ती है ताकि मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत जरूरी है। वो उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सारी चीजें, रहन सहन, खान पान जितनी जरूरी है उतना ही टेक्नोलॉजी जी। बिल्कुल भी अब सोसाइटी में ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है क्या कि शायद उनकी चीजें आगे नहीं कैरी होंगी, तो वो एक अलग मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे सोसाइटी बहुत मैच्योर है, मान के चलिए, क्या कि उसके बातों का कोई इफेक्ट नहीं आना। अच्छा, जैसे आप युवाओं से जुड़े हैं, युवाओं को पढ़ा भी रहे हैं और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, तो रोजगार के अवसर क्या इसमें देखते हैं बढ़ेंगे या किस तरह से आपकी अप्रोच होगी? बहुत हैं रोजगार के अवसर। मैं आपको बताऊं क्या कि यह चंद्रयान 3 जो है कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके गया हुआ है, जिसमें एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है, जिसके बेसिस पे पार्टिकल एनालाइज की जाएंगे। जो पार्टिकल एनालिसिस, कई ऐसे पार्टिकल्स होंगे वहां पे जो आपके ह्यूमन काइंड के लिए जरूरी है। अगर वो चीजें वहां से यहाँ पे हम कामयाब हो गए, ठीक है, और उसकी वैल्यू बहुत अच्छी रही, तो रोजगार के अवसर हैं। जो रिसोर्सेस आपके यहाँ पे अर्थ में अवेलेबल नहीं है, वो रिसोर्सेस सोसाइटी के लिए वहां से अवेलेबल है। ऑब्वियसली उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें कंपनी आएगी आगे आएगी, तो रोजगार भी बढ़ेंगे। इसमें कहीं कोई ये नहीं है। जी दीपक जी आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल। हाँ दीपक जी, जैसा वहाँ देखने में आ रहा है कि जो फोटो भेजी है चंद्रयान 3 ने, वहाँ बर्फ जमी हुई है और वहाँ सदियों से सूरज नहीं दिखाई है, वहाँ का टेम्परेचर डाउन है। तो क्या आगे भविष्य में ईंधन जो बनेगा वो वहाँ से आई हुई बर्फ के माध्यम से बनेगा? क्या रहेगा उसका भविष्य? देखिए, इसमें जो है हम कल्पना कर रहे हैं कि हमें ऐसी चीजें मिल जाएं जो बहुत कॉस्टली हैं, और वो कॉस्टली चीजें अगर उपलब्ध हो जाती हैं पानी के, जहां पर हम मान के चल रहे हैं कि पानी तो है, लेकिन कितनी मात्रा में कितना होगा ये अलग बात है। क्योंकि चंद्रयान 1 ने पानी को पता लगा लिया था कि पानी है, ये तो क्लियर हो गया था 2008 में जब ये चंद्रयान 1 गया था। हालांकि प्लानिंग उसकी 2003 में हो गई थी। लेकिन अब बात यह है कि अगर ईंधन उपलब्ध होता है वहां पर, तो ये ईंधन हमारे लिए लॉन्चिंग पैड की तरह काम करेगा। जैसे एक समझ लीजिए कि पृथ्वी से जाया करेंगे हम लोग, पहला पड़ाव हम चांद पे रुको करेंगे और फिर उसके बाद में फिर हम आगे की लंबी यात्रा पर निकल जाया करेंगे। कहीं और जाना है, मतलब मंगल ग्रह पे जाना है या कहीं और जाना है जी, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाए। अब कितनी तरह के करेंगे वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि आगे भविष्य में लंबे पृथ्वी जैसे किसी दूसरे समग्रह तक जाने के लिए तैयारी करने में
लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य में जरूर जा सकते हैं हम लोग पृथ्वी से निकलकर। तो ये लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल करेंगे, वहां पर फ्यूल भी भरेंगे, खाएंगे भी रास्ते में, जैसे रास्ते में रेस्टोरेंट बना देते हैं, अपना पेट्रोल पंप बना देते हैं हाईवे पर। जी जी दीपक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक पेट्रोल पंप और भोजनालय दोनों का सेंटर बने। जी दीपक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हम ये जानना चाहते हैं कि जब जो हमारे वैज्ञानिक हैं, मुझे चंद्रयान क्या आ रही है जी, जब उन्होंने चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को भेजा था, तो उसमें दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। नहीं, चंद्रयान 2 पहले वाले की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं ना? अब आज जो होने जा रहा है, अच्छा, तो दक्षिण ध्रुव पर वो लैंड करे, ये इसका निर्णय क्यों लिया गया? इसकी क्या वजह रही कि दक्षिण ध्रुव पर जो है इसको लैंड कराने का निर्णय लिया गया? शायद कनेक्शन टूट गया है हमारा। मैं जय आनंद जी से तब तक बात कर लेता हूं, जब तक कनेक्शन जुड़ता है दोबारा से। जय आनंद जी आ गए? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, दीपक जी कंटिन्यू रहिए। अच्छा, बीच में कॉल आ जाती है तो गड़बड़ आ जाता था मामला, इसलिए हो जाते और बीच में। हाँ, मैं समझ गया कि दक्षिण ध्रुव पे हम क्यों जा रहे हैं। सीधा सा मकसद है दक्षिण ध्रुव पे जाने के पीछे। मकसद ये है कि वहां की गहराइयां जो हैं, जो पहाड़ियां हैं और गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर जाके बैंड है, और बैंड के अंदर अंधेरा बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि मे बी जैसे पानी की मात्रा भरपूर हो सकती है उसके अंदर, उन गड्ढों के अंदर आगे से मुंह बंद हो जा रहे हैं, मोड़ है उनके अंदर फिर से। हो सकता है कि वहां पे पेट्रोलियम पदार्थ भी हो भारी मात्रा में। अगर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही, लिक्विड है ये तो समझ में आ गया। अब पेट्रोलियम पदार्थ और ईंधन की बात ही हो रही है, तो इसीलिए इसको खोजने के लिए, कितनी मात्रा में हो सकता है, इसको खोजने के लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं, और इसी के लिए चंद्रयान 3 कवर कर रहा है। सागर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। सवाल। अच्छा, यहाँ प्रोफेसर अमेरिका जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल अमेरिका ने इसलिए बंद कर दिया था अपना प्रोग्राम इतने लंबे समय पहले, क्योंकि उसे लगा कि बहुत महंगा सौदा बन रहा है ये, और महंगा सौदा पड़ने की वजह से उन्होंने कहा कि यार इसमें कोई फायदा तो होने वाला नहीं, अभी हमें कुछ चाहिए नहीं इससे। चांद पे अभी ऐसा है नहीं, उत्तर दिशा में कुछ ज्यादा खास मिला नहीं, और जो मिला तो उतना भर मात्र नहीं था। इसलिए दक्षिण ध्रुव पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा अंधेरा है, और पानी बहुत लंबे पुराना रखा हुआ पानी होगा, वो ऐसा नहीं है। और वहां पर हमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत और वो सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी, ताकि वहां पे पौधों को जनरेट करा जा सके, पौधों को खेती करी जा सके। ये सारी भविष्य की प्लानिंग है। उसी प्लानिंग को देखते हुए दक्षिण ध्रुव को ढूंढा गया है कि यहाँ पर कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल मिल सकता है, ईंधन मिल सकता है। अब क्या मिलेगा ये अभी अगले 14-15 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि आज निश्चित रूप से उतर जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि बताते हैं कि जो आखिर के 14 मिनट होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे लैंडिंग को लेकर। तो इसमें सफलता हमें प्राप्त होगी, हमारे देश को, हमारे वैज्ञानिकों को, तो उसकी आशाएं कितनी अधिक है और आशंकाएं कितनी? देखो, ऐसा है, इसके लिए हम बिल्कुल रूप से मानसिक रूप से तैयार हैं कि इस तरह का जो है हम कर सकते हैं। ये क्या नाम है, हेलीकॉप्टर, मैंने बताया ना कि हेलीकॉप्टर की तरह से कहीं भी हम स्पेस को दाएं बाएं जहां भी इसको लैंडर को ले जाना है वहां ले जा सकते हैं। इसलिए कठिनाई तो है, गड्ढे हैं इसलिए, और कठिनाई के कारण दो ही है, और कोई कठिनाई नहीं कि हमारी ऊर्जा ज्यादा खर्च हो जाएगी, बस। अब इसी बात का डर है हमें। और दूसरा ये कि गड्ढे हैं, और गड्ढों से डर इसलिए लग रहा है कि प्लेन में उतारना है हमें। लेकिन 800 मीटर से हम जो लेजर से बीम से हम प्रयास करेंगे उसको जांचने का, और वो जांच लेंगे, और जांचने के बाद ही उतारेंगे। ऐसे नहीं उतारने के हल्के फुल्के तरीके से, उसे प्रॉपर तरीके से उतारेंगे। रिस्क तो है दक्षिण पे जो अंधेरा रहेगा, लेकिन हम उजाले और अंधेरे के कॉर्नर पे उतरेंगे। अपने समाज में जिनको कि कहीं दूर दूर तक टेक्नोलॉजी से रिश्ता नहीं है, उनको देखेंगे कि जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और वो कहीं ना कहीं इनोवेशन का पार्ट होता है। तो इंडिया में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इकोनॉमी पे नहीं है, और यही वजह है। आप पिछले टाइम पे देखे जब रॉकेट लॉन्च किया गया था शुरुआत में,
साइकिल में करियर में उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप उसकी फोटोग्राफ देखेंगे, यू कैन नॉट बिलीव इन फैक्ट कि आप उस चीज को देख नहीं सकेंगे क्या हमारे यहाँ पहले बार जो रॉकेट लॉन्च हुआ था क्या इस तरीके से हुआ था, ठीक है, और वो सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो लैंडर्स भेजे गए हैं, स्पेसक्राफ्ट LVM-3 भेजे गए हैं, वो आप सोच सकते हैं कि इतनी हेवी बॉडी को लेकर के, अपनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के वहां गया हुआ है और सारी चीजों की एनालिसिस करने का सक्षम कर रखता है। वो ऑर्बिट्स में जो ग्रेविटेशनल पुल होते हैं, खास करके जब लैंडिंग करता है तो यहां से लगभग 6 गुना कम है वहां पे। अगर यहाँ पे आप 60 किलो के वजन के हैं तो वहां 10 किलो के हो जाएंगे लगभग। ग्रेविटेशनल पुल इतनी कम है, ठीक है। तो आप वहां पे यह जब लैंड करेगा तो इसके जो शॉक ऑब्जर्वर्स हैं, इसके जो लेग्स हैं जो लैंड करेंगे सरफेस पे, वो इस तरीके से हैं कि रोबोटिक्स उसमें लगी हुई है। इट कैन स्पेकुलेट कि ये किस हद तक इसको शॉकिंग कराना है ताकि इनके अंदर रखे हुए कोई डैमेज, बहुत स्पेसिफाइड कैमरा लगा हुआ है, बहुत तरीके के एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उसमें कहीं डैमेज नहीं आएगा, सक्सेसफुली होगा। उसके साथ में प्लान बी भी इन्होंने रखा हुआ है। अब तो खैर मेरे ख्याल से एडवांस हो गए हम लोग। प्लान बी भी है कि अगर आज नहीं होगा तो 27 तारीख को इस एक साइकिल के बाद में फिर करेंगे, जी, ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट जो हैं काफी प्रिसाइज तरीके से कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि यहाँ के वर्ल्ड वाइड मैथमेटिशियन, यहाँ के फिजिसिस्ट, यहाँ के टेक्नोक्रेट्स वर्ल्ड में जाने जाते हैं, जहां जिन चीजों में आपको रिसोर्सेस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आज के डेट में आप लैब्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जिस टाइम पे संत महात्मा थे वो भी ग्रेट मैथमेटिशियन हुआ करते थे। लोगों ने, दुनिया ने उनको माना है मैथमेटिशियन के तौर पे। आज भी उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो चलते हैं। तो इंडियन ब्रेन काफी जीनियस है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वो आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडिया के लिए क्रिएट करेगा ही करेगा। माननीय कुलपति जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग समय पर कहा था, हमें देश के वैज्ञानिकों से बहुत आशाएं हैं और आप और हमारा देश और शोभित विश्वविद्यालय कितना आशापूर्ण है देश के वैज्ञानिकों को लेकर। बहुत 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 हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन साइंटिस्ट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। केवल ये जरूरत था कि पॉलिटिकल विलिंगनेस, एक ऐसा कोई ऐसा गवर्नेंस सिस्टम जो उसके पीठ पे हाथ रखे और ये कहे कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या कि तुम अगर गिरते हो तो क्या होगा, ठीक है। उसको कोई एक्सप्लेनेशन आज के डेट में कॉल करने के लिए नहीं है कि अगर कहीं फेल होता है तो क्यों है वो, ठीक है। आप सोच सकते हैं आज तक के कौन से प्रधानमंत्री ने स्पेस सेंटर में बैठ करके लॉन्चिंग पूरी कराई हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये एक तरीके का, मैं कोई उसकी महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक बात है कि आपकी पूरी साइंटिफिक ग्रुप वह हर सक्षम प्रयास करने के लिए तैयार है, और हमें पता है कि अगर हम हर सक्षम प्रयास करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। और शोभित विश्वविद्यालय स्पेस इसरो के सारे प्रयासों में साथ हैं। हम उनके हर एक जरूरतों को करीने से देख रहे हैं। हमारी माइंड स्टॉर्मिंग सेशन है, आत्ममंथन है, वो उस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं क्या कि हम और कौन से ऐसे कुरिकुलम लेके आए जो इसरो को जरूरत है, वैसे स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, और उस हिसाब से हम यहाँ पे क्रिएट करें। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बेसिस पे एक नए कोर्सेस गवर्नमेंट को प्रपोज करते हैं और गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट कर लेती है।
तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। प्रोफेसर जय आनंद जी, जैसे आपने अभी कोर्सेज की बात बताई, इसरो को साथ खड़े रहने की बात बताई है, तो किस तरह की कोर्सेज आपके विश्वविद्यालय में हैं या अवेलेबल हैं, या उनको कैसे कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो आपके यहाँ क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं उस तरह से? मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे ये आज की चर्चाएं हैं खास करके चंद्रयान-3 की यात्रा को लेकर के, ठीक है जी। अगर मैं स्पेस की बात करूं, स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस में मैकाट्रॉनिक्स, स्पेस में कंप्यूटर, स्पेस में आपको क्वांटम फिजिक्स, कन्वेंशनल फिजिक्स से लेकर के नैनो फिजिक्स तक, ठीक है। स्पेस में आपको माइक्रोबायोलॉजी, स्पेस में आकर के आपको बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल साइंसेस, सब कुछ की जरूरत है। आप अगर यहां से स्पेस पे जाते हैं, सपोज करो कि हमने ये कर लिया कि चांद में जो है एक हमने रिजॉर्ट बना लिया, सपोज से फॉर एग्जांपल जी। अब वहां पे जाने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक टूरिज्म डेवलप होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में वहां पे जहां पे आप ऑक्सीजन के एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हैं, आप ग्रेविटेशनल पुल के एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल पुल पे हैं, जो कि जो यहाँ पे है वो अलग है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर G/6 कर दिया गया, ग्रेविटेशनल को 6 गुना कम कर दिया गया, हम सब जो है ब्लड प्रेशर जिस हिसाब से हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड विल कम आउट जी, क्योंकि वो प्रेशर से दबा हुआ है, जिसके वजह से ब्लड कब बाहर नहीं आ पा रहा है। और अगर ग्रेविटेशनल पुल हटा लिया जाए और या 6 गुना कम कर लिया जाए, तो रप्चर होने लगेंगे कैपिलरीज के और वेन्स के, बाहर आने लगेगा ब्लड, क्योंकि पंप तो उसी हिसाब से करेगा लेकिन बैक प्रेशर नहीं जी, ठीक है। तो उसकी ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, तो वहां पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लिनिकल साइंस की जरूरत है, बायोमेडिकल की जरूरत है। उसके अलावा वहां पे अगर वहां पे कोई चीज, फूड प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, रिजॉर्ट वहां बना रहे हैं, तो वहां पे माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट, वहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हर चीज की जरूरत है। केवल ध्यान क्या रखना है, स्पेस को ध्यान में रख करके वो सारे स्ट्रीम्स क्रिएट करने जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं जी जी। यहाँ मेडिकल है, यहाँ एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पे क्लिनिक्स भी है। तो यहाँ पर सवाल ये था कि शोभित विश्वविद्यालय कैसा प्लेटफॉर्म युवा वैज्ञानिकों को देने जा रहा है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज तो यही होंगे, थोड़ी बहुत चीजें जैसे कि एवियोनिक्स का पार्ट है वो आगे आ जाएंगे। उसके अलावा शोभित यूनिवर्सिटी हर एक कोर्स में कहीं ना कहीं जो स्पेस पे हम आपको बताएं कि आज के डेट में मेरे पास में DRDO का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें जो आर्मी पर्सनल्स हैं हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं, ठीक है। एक DRDO के डिपास एक सेंटर है, वहां से हमारे पास प्रोजेक्ट था। वहां पे था कि आर्मी पर्सनल जब हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं तो उसकी फिजियोलॉजी, इवन पहाड़ों, जिसको हाई एल्टीट्यूड कहते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो बॉडी की रिएक्शन अलग होती है, तो उसको कैसे ट्रेन किया जाए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, रिसर्च में करते हैं और उनसे रिलेटेड कुरिकुलम डेवलप करते हैं। शोभित विश्वविद्यालय खास करके इसरो से रिलेटेड या स्पेस साइंस से रिलेटेड या इनके पेरिफेरल्स जैसे हाई एल्टीट्यूड हैं या डीप सी में, कई बार गोताखोरों के लिए अलग से कोर्सेज बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो गोताखोर जो हैं, जो पनडुब्बी में रहते हैं, उसकी अलग तरीके की डिमांड होती है। तो वो सारे तरीके के कोर्सेज पे यहाँ आत्मंथन होते हैं और हम सब में एक यूनिट, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चिप डिजाइन करते हैं, उस चिप डिजाइन जहां पे टेम्परेचर इस लेवल का है, अर्थ की टेम्परेचर अलग है, तो वो चिप वहां काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो टेम्परेचर यहाँ क्रिएट करके चिप यहाँ डिजाइन की जाती है। इसकी टेक्नोलॉजी अलग से विकसित हो रही है, उससे रिलेटेड कुरिकुलम हम डेवलप कर रहे हैं। बच्चों को ये पता होता है कि हम जो चीज बना रहे हैं ये स्पेस के लिए काम किए जाएंगे। तो ये अभी बहुत हद तक जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे गया नहीं है, हमारी डिस्कशन में है और हम कोर्स लेकर के आ रहे हैं। आई होप कि कमिंग
सेमेस्टर्स में हम न्यू कोर्सेज लेकर के आएंगे जो बहुत स्पेस फ्रेंडली होगा, स्पेस से रिलेटेड होगा। जी की समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं ओवर टू हमारे संपादक दीपंकर। तो आज हमारे पास जितना समय था हमने उसमें मैक्सिमम अपने दोनों एक्सपर्ट से राय ली, जाना, उनसे समझा कि किस तरह से भारत एक युवाओं के लिए अपार संभावना का देश बनता जा रहा है। और वास्तव में ये यदि आज हमारी चंद्रयान 3 सफल होता है तो वास्तव में हम एक और कदम विश्व गुरु बनने की तरफ लगा बढ़ जाएंगे। तो आज हम अपने दोनों पैनलिस्टों को, दोनों एक्सपर्ट के अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह कुछ जानकारियां और लेटेस्ट जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को एक से एक नई चीजें और नई जानकारी मिलती रहे। तो आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।